दोस्तों, आज जानेंगे धान के भयानक रोग अर्थात बकानी रोग के बारे में, जिसे हमारे किसान भाई झंडा रोग भी कहते हैं। और ये रोग इतना खतरनाक है, इतना भयानक है कि आप अनुमान लीजिए, अगर आपने इसका कंट्रोल नहीं किया, इसका निवारण नहीं किया, तो ये धान की पैदावार को 30 से 50% तक कम कर देता है। और साथ साथ ये चावल की क्वालिटी को भी ख़राब कर देता है, अर्थात जो हमारा धान है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का नहीं रहता, जिसका सीधा मतलब है कि हमें जो उसका लाभ है, हमें जो धान का मूल्य है वो पूरा नहीं मिलता। और दोस्तों, आज वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और यदि आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको बकानी रोग के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी और इसे कैसे कंट्रोल किया जाए इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। किस प्रकार इसे खेत में आने से रोका जाए पूरी जानकारी मिल जाएगी और आप इस रोग को पूरी तरह अपने खेत से दूर रख सकेंगे और ज़्यादा उपज ले सकेंगे। साथ ही जो क्वालिटी है वो शानदार अपने धान से ले सकेंगे। और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। और दोस्तों, यदि आप पहले ही कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, ये जो धान का भयानक रोग होता है, ये जिसे झंडा रोग भी कहा जाता है, बकानी रोग भी कहा जाता है, ये काफ़ी खतरनाक है। और दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी पहचान क्या है। हमारे किसान भाई इसे कैसे पहचाने कि हमारे खेत में झंडा रोग आ गया है। तो दोस्तों, इसकी जो पहचान है वो सामान्य रूप से यही पहचान है कि इसकी जो कुछ पेड़ों की जो लंबाई है असामान्य रूप से लंबी हो जाती है, अर्थात उनकी लंबाई बढ़ जाती है। कुछ पौधे, इक्का दुक्का पौधे दिखाई देते हैं कि वो अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा लंबे होते हैं और उनका जो कलर है उसका पीला हो जाता है और वो दिखाई देते हैं कि दूसरे पौधों की तुलना में वो ज़्यादा लंबे और उनका जो कलर है वो पीला, अर्थात वो गहरे हरे रंग के नहीं होते हैं, पीले कलर के होते हैं, जिससे आप पहचान सकते हैं कि इसमें झंडा रोग आया है। जैसे कि आप मेरे पीछे की फसल में देख सकते हैं। और ये झंडा रोग है, ये इतना खतरनाक है कि ये एक बार आ गया तो इसके आने से हमारी जो फसल की जो पैदावार है काफ़ी कम हो जाती है। अब दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो दोस्तों, कंट्रोल करने से पहले आपसे हम ये जानकारी साझा करेंगे कि इसको अपने खेत में आना ही नहीं दिया जाए, क्योंकि दोस्तों किसी भी रोग का निवारण करने से अच्छा है कि उसका जो बचाव रखा जाए, क्योंकि इलाज बचाव से ज़्यादा बेहतर नहीं होता। हमेशा जो बचाव है वो इलाज से ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जब रोग आ जाता है तो कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा ही जाता है। यदि हम आने ही न दें रोग को तो हमारे जो खेत में जो पैदावार तो ज़्यादा मिलेगी, उसके साथ साथ जो हमारी लागत है वो भी कम आती है और क्वालिटी भी हमें शानदार मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, इसकी शुरुआत करनी चाहिए हमें जब हम बीज बोते हैं तो बीज शोधन से। और बीज शोधन के लिए इसका जो सबसे अच्छा, सबसे सस्ता जो आता है फंजीसाइड वो होता है कार्बोनजिम 50% डब्ल्यू, जिसे हमारे किसान भाई अधिकतर बायोस्टीन के नाम से जानते हैं। और भी कई कंपनियों का आता है, किसी भी अच्छी कंपनी का देखकर आप ले सकते हैं। और इसकी जो मात्रा है आपको लेनी है 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से, अर्थात यदि आपका 1 किलोग्राम बीज है तो उसमें आप 2 ग्राम मात्रा मिलाइए और इसका शोधन कीजिए। और शोधन के साथ आप ऐसा भी कर सकते हैं, जिस पानी में आप घोलते हैं उस पानी में इसे घोलकर अपनी दवा को और उसमें बीज को धीरे धीरे डालिए। और जब ये बीज डाल देते हैं और उसके बाद आप जमा कीजिए और उसके बाद आप जब बुआई करेंगे अपनी पौध की, नर्सरी की, तो जो नर्सरी होगी वो आपकी स्वस्थ होगी। और दोस्तों, ये जो झंडा रोग है इतना ख़तरनाक हो गया है कि अब ये नर्सरी में भी आने लगा है। पहले खेत में देखा जाता था, लेकिन कुछ सालों से ये किसी नर्सरी में भी आने लगा है, अर्थात जो पौध की हमारी क्यारी होती है उसमें भी ये दिखाई देने लगा है। तो इसके बचाव के लिए आपको बीज शोधन सबसे अच्छा विकल्प है। और दोस्तों, इसके बाद जो आपको प्रयास करना है ये करना चाहिए, जब आप अपने धान की नर्सरी उखाड़ते हैं उससे पहले आपको ये कार्बोनजिम लेकर
उसको अपने इस पौध की नर्सरी में आपको छिड़कना है। आप मिट्टी में मिलाकर इसे बिखेर सकते हैं, पानी इसके बाद सिंचाई कर सकते हैं। और इसकी जो मात्रा आपको लेनी है, जैसे मान लीजिए आपकी नर्सरी 1 वर्ग प्रति मीटर के हिसाब से है, तो आप 1 ग्राम मात्रा उसमें ले सकते हैं और उसमें मिट्टी मिलाकर आप इसमें बिखेर सकते हैं और उसके बाद उसकी सिंचाई कर दें। और ये जो प्रयास है हमें 1-2 दिन पहले करना चाहिए, इससे हमारे जो जड़ों का शोधन भी हो जाता है। और दोस्तों इसके बाद हम करते हैं, जब हम नर्सरी उखाड़ते हैं और दूसरे खेत में रोपाई करते हैं, तो नर्सरी की रोपाई करने से पहले उन जड़ों को हमें कार्बन अर्थात बायोस्टीन के घोल में अवश्य डुबाना चाहिए। पौध की नर्सरी की जो जड़ें होती हैं उनको डुबाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि दोस्तों जब हम नर्सरी उखाड़ते हैं तो उसका कुछ ना कुछ जड़ का भाग टूट जाता है, जख्मी हो जाता है। और जो भाग जख्मी होता है उस पर जो फफूंद है, जो फंगस है, वो जल्दी अटैक करती है। तो उससे बचाव के लिए हमें फफूंदीनाशक दवा में इसको डुबो कर रखना चाहिए। और हमारे किसान भाई इसमें झंझट समझते हैं, तो आप ज़्यादा झंझट मत मानिए। जिस क्यारी में आप नर्सरी उखेड़ रहे हैं उसमें थोड़े से भाग में एक गड्ढा कीजिए और गड्ढे में पानी भरकर आप इसमें दवाई घोलकर उसमें डुबो कर रख सकते हैं। यदि ज़मीन ऐसी है कि उसमें पानी नहीं रुकता है तब आप इसमें जो पॉलीथीन का टुकड़ा है उसे भी बिछा सकते हैं, उसके बाद पानी भर सकते हैं और अपनी जो पौध है उसे शोधित कर सकते हैं। यदि आपने ऐसा कर लिया तो आपके खेत में ये जो रोग है अर्थात बकानी रोग है या झंडा रोग कहा जाता है, ये रोग आपके खेत में आने ही नहीं पाएगा। और यदि ये नहीं आया तो आपको धान की जो पूरी पैदावार मिलेगी और इसके साथ साथ जो क्वालिटी है वो भी शानदार मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो रोग है यदि हमारे खेत में आ ही जाता है तो उसके बाद क्या करें। और दोस्तों ये जो रोग है हमें नर्सरी जब हम रोपाई कर देते हैं तो उसके करीब 15 दिन बाद ये दिखाई देता है। जब हम अपने खेत में जाते हैं और अपने खेत को देखते हैं तो इसमें इक्का दुक्का पौधे जो अन्य पौधे होते हैं उनकी तुलना में ज़्यादा लंबाई लिए होते हैं और उनका जो कलर होता है वो डाउन होता है, अर्थात वो गहरे हरे रंग के नहीं होते हैं, वो पीला पीला लिए होते हैं। तब हमें पहचान जाना चाहिए कि हमारे धान में बकानी रोग आ गया है। तो दोस्तों इसके बचाव के लिए हम एक काम कर सकते हैं। जब हमारे रोपाई हो जाए धान की तो उसके बाद जब हम पहली सिंचाई करते हैं या पानी है हमारे खेत में तो उससे पहले भी हम कर सकते हैं। उसमें हम कर सकते हैं कॉपर सल्फेट, जिसे नीला थोथा भी कहा जाता है। उसके आप 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसे डेली वाला लेना चाहिए। जो डले वाला कॉपर सल्फेट होता है वो शुद्ध होता है। उसे अच्छी प्रकार कूट कर पीस कर आप उसे मिट्टी में मिलाकर अपने खेत में बिखेर देना चाहिए। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तब भी आपके खेत में ये रोग नहीं आने पाता है। और दोस्तों जब रोग ये आ ही जाता है तब हमें करना चाहिए जो एक दवाई आती है जो टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर के रूप में, इसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसे हमें मिट्टी में मिलाकर जो सूखी बालू मिट्टी होती है उसमें मिलाकर इसे बिखेरना चाहिए और उसके बाद हल्की सिंचाई करना चाहिए। इससे हमारा जो रोग है ये रुक जाता है। और इसे करने से पहले जो हमारे इक्का दुक्का जो पौधे खड़े होते हैं जो ज़्यादा लंबाई लिए होते हैं अर्थात जो बकानी के पौधे होते हैं उन्हें खेत से बाहर निकाल कर किसी गड्ढे में दबा देना चाहिए। और यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारे खेत से ये बकानी रोग दूर हो जाता है। और दोस्तों यदि हम चाहें तो इसके लिए हम स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे के लिए आपको लेना है कार्बोनाजिम 50% ले सकते हैं, उसका स्प्रे कर सकते हैं। ये कार्बोनाजिम प्लस मैनकोजेब का मिक्सचर आता है उसका भी ले सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम कार्बोनाजिम 50% का हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें उसमें जो मात्रा लेनी है वो 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर 200 लीटर पानी में हमें घोलकर अच्छी प्रकार स्प्रे करना चाहिए। और इस प्रकार करना चाहिए ये जो स्प्रे हम करते हैं उसका जो टपक कर थोड़ा जड़ों में ही पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि ये रोग मुख्यतः जड़ से फैलता है। और दोस्तों इसके बाद जो दूसरी दवाई है जो कार्बोनाजिम प्लस मैनकोजेब होती है, इसकी हमें
500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर 200 लीटर पानी में घोलकर हम अपने खेत में अच्छी प्रकार स्प्रे कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारे खेत में ये रोग आएगा ही नहीं। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि अगले साल के लिए हमारा बीज सुरक्षित रहे और अगली बार इसमें रोग नहीं आ पाए। उसके लिए यदि हमारे खेत में जिस समय बालियाँ निकलती हैं उस समय हम कार्बोनजिम का स्प्रे कर सकते हैं, अर्थात कार्बोनजिम 50% लेकर उसका हम घोल बनाकर, वही 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर बालियाँ निकलते समय उस समय हम स्प्रे कर दें, तो ये इसका जो लक्षण है अगली फसल में नहीं आ पाते हैं और हमारी जो क्वालिटी है वो भी शानदार रहती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं। उसके साथ नमस्कार।